try to understand these two things, MP and AP. Just try to compare these two things. देखिए पहले MP कितना है, 10 है, AP भी 10 है, फिर ये 5 हुआ, ये 7.5 हो गया, फिर ये 10 हो गया और ये 8.33। आप जरा देख रहे हैं चीजों को, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए पहले दोनों बराबर थे, दोनों बराबर थे, फिर आप देखिए ध्यान से, एवरेज प्रोडक्शन ज्यादा हो गया और फिर देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ एक्सप्लेनिंग एमपी एंड एपी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर। इनिशियली ऐसा समझते हैं कि दोनों बराबरी पर भाग रहे थे। सपोज कीजिए दोनों एमपी और एपी दो आदमी हैं, ठीक है, दो एथलीट्स हैं, एंड दोनों के बीच में रनिंग शुरू हो गई, ठीक है, दोनों एथलीट भाग रहे हैं। अब एमपी में एक खास बात होती है, ध्यान से सोचिएगा। एमपी क्या है, एमपी बहुत जल्दी टायर्ड भी हो जाता है, ठीक, और एमपी बहुत जल्दी स्ट्रेंथन भी हो जाता है, बहुत जल्दी स्ट्रेंथन भी हो जाता है। इसके अंदर एक खूबी है, ये बहुत जल्दी पैशनेट भी हो जाएगा, स्ट्रेंथन भी हो जाएगा, बहुत तेज भी भागने लगेगा, और कभी कभी इतना थक जाएगा कि बहुत आस्ते भागेगा, ठीक है। लेकिन एपी रिमेन्स ऑन एवरेज, एक एवरेज पकड़कर रहता है, बहुत ज्यादा तेज भी नहीं होता और बहुत ज्यादा डाउन भी नहीं होता, ठीक है। इस एग्जाम्पल से मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं, इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं, जरा मैं दोबारा से लिख लूं। ये था 10, 15 एंड 25, ये था आपका 10, 5 एंड 10, and this was 10, 7.5 and 8.33, ठीक है। सॉरी बच्चों, what is happening? Yes, so 10, 5, 10, and this is 10, 7.5 and 8.33. This was MP, this was AP, this was TP, right? Now मैंने आपको बताया कि ये बहुत जल्दी टायर्ड भी होता है और ये बहुत जल्दी स्ट्रेंथन भी होता है। इसमें खूबी है, भागेगा तो बहुत तेज भागेगा और नहीं तो बहुत ही कम भागने लग जाएगा। दोनों फीचर हैं इसके अंदर। तो इसमें जो चेंजेस होते हैं, इसके जो चेंजेस होते हैं भागने के दौरान, वो हमेशा ही क्या होते हैं, इसमें चेंज बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन जो एवरेज है, ये कैसा एथलीट है, ये ऐसा एथलीट है कि ये अपनी एवरेज पकड़ के रहता है, बहुत ज्यादा इसमें चेंज नहीं होता है। अब ध्यान से देखिए, ये मैं कैसे समझाने जा रहा हूं। एमपी को देखिए आप, एमपी फॉल हुआ, जबकि दोनों सेम थे पहले, लेकिन एमपी पहले फॉल हुआ, एपी भी फॉल हुआ, बट एमपी ज्यादा फॉल हो गया। ध्यान से देख रहे हैं आप, एमपी 10 से सीधा 5 में पहुंच गया, 5 के गैप से फॉल हो गया। लेकिन एपी देखिए कहां हुआ, 10 से 7.5 ही रहा, बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा नीचे चला गया। अब ये भागना शुरू हुआ, यहां पर तो ये बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया, अब देखिए यहां पर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया, भागना तेज भागना शुरू किया तो बहुत ही तेज भागना शुरू कर गया, इतना तेज भाग गया कि एपी से भी तेज हो गया। आप देख रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एमपी फॉल करता है तो एपी भी फॉल करता है, लेकिन एमपी का फॉल एपी के फॉल से ज्यादा होगा, ठीक। ऐसे ही हम बात करते हैं कि एमपी अगर इंक्रीज करेगा, एपी भी इंक्रीज करेगा, और एमपी का इंक्रीज भी एपी से क्या होगा, ज्यादा होगा। मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है ये भी समझ लेते हैं, जरा बात ध्यान से समझेंगे। देयर इज अ वर्ड रेट, ये रेट वर्ड बहुत परेशान करता है बच्चों को, ठीक है, ये रेट वर्ड बहुत बच्चों को परेशान करता है। इस रेट को हम कैसे लिख सकते हैं, रेट का मतलब होता है कि भाई किस स्पीड से कोई चीज हो रही है ना, कहते हैं ना। तो जैसे हम टीपी का ही एग्जांपल ले रहे थे, हमने लिखा था 10, 15 एंड 25, तो बताइए टीपी का रेट क्या है। टीपी पहले 10 से इंक्रीज हुआ, फिर 5 से इंक्रीज हुआ, फिर 10 से इंक्रीज हो गया, ये तो हो गया इसका एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज है ये, ठीक। लेकिन हम ऑन एवरेज चेंज देखें तो एवरेज इसकी 10.10 थी, फिर 7.5 आई, फिर 8.33 आ गई, ये इसका एवरेज है। लेकिन एब्सोल्यूट चेंज देखेंगे तो हमें देखना पड़ेगा मार्जिनल, एवरेज चेंज देखेंगे तो देखना पड़ेगा एवरेज प्रोडक्शन। तो यानी कि
जो स्पीड दिख रही है वो इन दोनों से ही दिख रही है, तो दोनों ही क्या है, रेट है। दोनों को ही हम किस तरीके से ले सकते हैं, रेट के तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इन दोनों को ही हम रेट कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एमपी यहां पे फॉल हो रहा है तो ध्यान देखिए एपी भी फॉल हो रहा है। अगर एमपी यहां पर इंक्रीज हो रहा है, देखिए 5 to 10 हो गया ना, तो एपी भी यहां पर इंक्रीज होने लग गया, देख रहे हैं आप 7.5 से 8.33 हो गया। तो दोनों जो होते हैं वो मैक्सिमम टाइम सेम तरीके से चलते हैं। अगर एक फॉल होता है दूसरा भी फॉल होता है, एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है, इसी को हम कहते हैं रेट। लेकिन ये रेट है किसका, ये दोनों रेट्स हैं, लेकिन ये दोनों रेट्स हैं किसके, रेट हमेशा होता है टोटल वैल्यू का, टोटल का ही रेट होगा। अब वो रेट एब्सोल्यूट रेट हो सकता है मतलब मार्जिनल वाला, या फिर वो रेट एवरेज हो सकता है यानी कि एवरेज प्रोडक्शन वाला, ठीक है। तो बात इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई आपको बोले कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है भाई इंक्रीज हो रहा है, ये 10, 15 और 25 इंक्रीज तो हो ही रहा है, टीपी दिख रहा है हमें 10, 15, 25 इंक्रीज होता हुआ, लेकिन किस रेट से इंक्रीज हो रहा है दैट मैटर्स। तो आपको पता होना चाहिए रेट कौन सा, भाई एमपी वाला रेट या एपी वाला रेट, एब्सोल्यूट वाला रेट या फिर एवरेज वाला रेट, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप पूछेंगे कौन सा रेट, तो यहाँ पे बात हुई एमपी की, तो ये 10 था ये 5 हो गया, तो बताइए रेट क्या हो रहा है, जल्दी से बताइए, फॉल हो रहा है। ऐसे ही मैं अगर एपी की बात करूं तो एपी भी रेट था, ये 10 था ये 7.5 हो गया, तो बताइए रेट क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक। लेकिन अगर हम अगले पॉइंट पर देखें तो अगले पॉइंट पर ये हो गया 10 और ये हो गया 8.33, तो अब अगर हम बात करेंगे तो रेट हो गया इंक्रीज, इधर भी रेट इंक्रीज हो गया 7.5 से 8.33 हो गया, 5 से 10 हो गया एमपी। तो कहने का मतलब क्या है, रेट क्या होता है, रेट हमेशा किसका देखा जाएगा, टोटल का देखा जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ एमपी एंड इन द फॉर्म ऑफ एपी। बात समझ में आ गई आप लोगों को, इतनी बात सबको समझ में आ गई तो बताइए। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए चलिए चलते हैं। तो रेट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब मैं आपको 3 डिफरेंट रेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं, इनफैक्ट 4 रेट्स के बारे में, ठीक है। पहला रेट होता है इंक्रीजिंग रेट, दूसरा रेट होता है डिमिनिशिंग रेट, तीसरा रेट होता है कांस्टेंट रेट, ठीक है। रेट्स 3 ही होते हैं। चौथी चीज होती है फॉल, ये रेट नहीं होता, दिस इज नॉट रेट, ठीक है, दिस इज नॉट रेट, दिस इज सिंपली अ फॉल। तो रेट हमारे पास 3 तरीके के ही हो सकते हैं, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग या कांस्टेंट। अब जरा इसे समझ लेते हैं ये क्या होते हैं, जरा जल्दी से समझते हैं, ठीक है, फटाफट। मैं यहां पर लिख रहा हूं टीपी, यहां लिख रहा हूं मैं एमपी, यहां लिख रहा हूं मैं एपी, ठीक है, टीपी एमपी और एपी। अब मैंने यहां लिखा 10, ठीक, यहां लिखा मैंने 25, यहां लिखा मैंने 50, ठीक है। जरा जल्दी से मुझे बताइए कि यहां पर कितना आएगा, यहां आएगा 10, यहाँ आएगा 15, यहाँ आएगा 25। ऐसे ही अगर मैं इसे देखूं तो आएगा 10, यह आएगा 12.5, और ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 16.66 या 67, 16.67 डिवाइड कर देखिए, यही आना चाहिए। ये कैसे आया भाई, यहां पर हमारे पास 1 2 3 था। अब ये प्रोडक्शन कैसे होता है, आपको पता है प्रोडक्शन होता है लेबर के थ्रू। क्या यहां पर मैं ऑल फैक्टर लिख सकता हूं, बिल्कुल नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी शॉर्ट टर्म की, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, छोटे टाइम पीरियड है हमारे पास, तो चेंज केवल किसमें हो सकता है, लेबर। तो इसमें हम बात करेंगे नंबर ऑफ लेबर या लेबर आवर्स, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 लिया, टीपी लिया, टीपी हमने हाइपोथेटिकल अज्यूम किया, टीपी हमने अज्यूम किया कि ये टीपी इतना इतना है, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये कौन सा रेट है। तो आप ध्यान से देखिए, इन दोनों को ही हम रेट कहते थे, एपी को भी रेट कहते थे, एमपी को भी रेट कहते थे। और बताइए रेट क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे इसे टीपी इंक्रीजिंग, ये 10, 25, 50 टीपी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टीपी के इंक्रीज होने का रेट क्या है,
टीपी के इंक्रीज होने का रेट क्या है, तो आप चाहे इससे देखो चाहे इससे देखो, टीपी के इंक्रीज होने का रेट क्या है, इंक्रीजिंग रेट है। ये इंक्रीज होना अलग बात है, लेकिन ये वाली बात अलग है, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं रेट। तो अब रेट हम दो तरीके से देख सकते हैं, मैंने बताया ये एब्सोल्यूट चेंज है, एग्जैक्टली कितना चेंज हो रहा है, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रेट या मार्जिनल प्रोडक्शन, और इसको हम बोलेंगे एवरेज रेट, 10 से बड़ा, फिर 12.5 यानी कि 12.5 से बड़ा, फिर 16.67 से बड़ा, ठीक है, ऑन एन एवरेज। तो इसीलिए हम बोलेंगे इस केस को टीपी इज इंक्रीजिंग विद ये तो टीपी इंक्रीज दिख गया आपको, विद इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। तो ये एग्जांपल, ये शेड्यूल किसका केस है, ये शेड्यूल क्या है आपके टीपी के इंक्रीज होने का विद इंक्रीजिंग रेट। टीपी का इंक्रीज होना अलग बात है, दोबारा बता रहा हूं, ये डिफरेंट चीज है। रेट, ये भी रेट है, ये भी रेट है, दोनों चीजें रेट ही हैं, इन दोनों को मैं इकट्ठा लिख रहा हूं। इसका बढ़ना अलग बात है, ये दोनों बातें अलग है, ठीक है। ये नॉर्मल इंक्रीज है प्रोडक्शन का, लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो रेट भी कौन सा है, इंक्रीजिंग ही है इस केस में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं फटाफट, ये पहले समझ में आ गया, जल्दी से बताइए, इज इट ओके? Why very few yes? Only 4 yes. Where are other guys? There are 53 participants still. Okay, done. Now we are moving to next one. That is diminishing rate. ठीक है, इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर अब हम दोबारा से एक शेड्यूल बनाते हैं, अब मुझे इसको समझाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज आई हैव टेकन ऑलरेडी लॉट ऑफ टाइम। So this is suppose 10, this is 18, and suppose this is 20. Now tell me, what is MP? This is 10. Now how much? This will be 8 and 2. यही होगा. This is 1, 2 and 3 number of labels, right? So AP will be 10. Now AP will be 4, and now it will be 0.67, right? Now try to understand this thing. Oh, sorry, not 0.67, 3.67. Oh God, 3.67. ठीक है ना? हाँ, मैं समझ गया, आप यही लिख रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप इधर देखें तो टीपी बताइए क्या हो रहा है, टीपी तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो टीपी इंक्रीज ही हो रहा है, 10 to 18 to 20. सो टीपी इज इंक्रीजिंग, बट यहाँ पर ये दोनों रेट्स हैं हमारे पास, ये दोनों रेट्स हैं, रेट ध्यान से देखिए, 10, 8, 2, 10, 4, 3.67. सो बोथ द रेट्स आर फॉलिंग, सो हम इसे कहेंगे टीपी इज इंक्रीजिंग विद डिमिनिशिंग रेट। क्लियर? इसको हम डिमिनिशिंग रेट कहेंगे। यस यस, 6.67, ओह यस, वेरी राइट अगेन, हाँ 6.67 होगा भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोगों ने मेरी गलती पकड़ी, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। लास्ट कांस्टेंट रेट चलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट रेट चलते हैं। सो टीपी यहाँ पर लिख लेते हैं, लेबर, एमपी, एपी, 1, 2, 3, 10, 20, 30. Now this is 10, 10 and 10. This is 10, 10 and 10. Now just try to understand this thing. TP is increasing. Clearly seen. It can be clearly seen कि TP हमारा बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप रेट देखें तो रेट इज कांस्टेंट, रेट इज कांस्टेंट, तो हम इसे बोलेंगे एट कांस्टेंट रेट, ठीक है। तो आपको होपफुली तीनों शेड्यूल समझ में आ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेकर ये समझा रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन में कैसे चेंज होता है।
अब हम आपके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आ जाएंगे और इसी के साथ आपका रिटर्न्स टू फैक्टर या लॉ ऑफ रिटर्न्स, लॉ ऑफ वेरिएबल रिटर्न्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे। हम ये कौन से टाइम पीरियड में पढ़ रहे हैं? शॉर्ट पीरियड में पढ़ रहे हैं। शॉर्ट पीरियड में ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा कि टोटल प्रोडक्शन में कैसे कैसे चेंज होता है। तो इसकी फर्स्ट स्टेज टोटल प्रोडक्शन, याद रखेंगे टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, सेकंड में भी टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा, दोनों फेज में टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा, फर्स्ट फेज में भी और सेकंड फेज में भी। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी मैं इसे समझाऊंगा आपको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल प्रोडक्शन पहले बढ़ रहा है, लेकिन अब बात करनी है किस रेट में बढ़ रहा है, ये जरूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले, क्योंकि आप ना सपोज कीजिए आपने कंपनी खोली है, ठीक है, और आपने जो कंपनी खोली है उसमें सारे लेबर, सारे आपके इंजीनियर, सारे के सारे आपके प्रोफेशनल्स बढ़िया तरीके से उन्होंने काम शुरू कर दिया। ठीक है, या आप कंपनी छोड़िए, आप अपने अपने डे को लीजिए, अपने डे को लीजिए। आप जैसे सुबह सुबह स्कूल जाते थे या सुबह सुबह कॉलेज जाते होंगे, तो आप सुबह सुबह कितने फ्रेश रहते हैं। ठीक है, आपकी एक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। सो सुबह सुबह यानी कि कभी भी किसी काम को जब हम शुरू करते हैं तो उसमें हमारी स्पीड शुरुआत में क्या होती है, ज्यादा होती है। बट जैसे जैसे दिन आता है तो आपकी एनर्जी लूज होने लगती है, आप थोड़ा थकने लगते हैं, टायर्ड होने लगते हैं, शाम तक आते आते आप बहुत टायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो एक ऐसे ही एक आदमी है, वो ऑफिस जा रहा है, उसकी 9 बजे से शाम को 5 बजे तक की जॉब है। 9 बजे वो बहुत एक्टिव रहेगा, 10 बजे भी एक्टिव रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन कटेगा वैसे वैसे उसकी जो एफिशिएंसी है, जो टायर्डनेस की वजह से क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो शुरू में, पहली स्टेज में, शुरुआत में 9 से सपोज करते हैं 12 के बीच में उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे दिन खत्म होगा तो काम तो वो ज्यादा करेगा, है ना, ज्यादा फाइलें चेक करेगा, बट इस बार उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन रेट उसका तेज होता है, ज्यादा स्पीड से काम करते हैं सब लोग। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड होता रहता है वैसे वैसे प्रोडक्शन तो बढ़ता है, क्योंकि टाइम आगे बढ़ रहा है तो लोग काम तो और कर ही रहे हैं, तो प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ता जिस स्पीड से पहले बढ़ रहा होता है। तो अब स्पीड क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि पहला रिटर्न्स कौन सा होगा, इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, टू अ फैक्टर, याद रखेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और दूसरा बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई कि पहला कौन सा फेज होता है, दूसरा कौन सा फेज होता है। यस, दो को ही समझ में आया, ओके, सबको समझ में आ रहा है, ओके, डन। सो very first phase is increasing returns to a factor, second phase is diminishing returns to a factor। ठीक है, हम आदमी की बात कर रहे थे, तो वो 9 से 12 के बीच में बहुत एक्टिव रहेगा और उसका काम बहुत स्पीड से बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट होगा। लेकिन जब 12 to 5 की बात आएगी तो वो बहुत टायर्ड हो जाएगा, धीरे धीरे टायर्ड होने लगेगा और उसकी एफिशिएंसी कम होने लगेगी। अब सपोज करो उसको 5 बजे, अब वो बहुत थक चुका है, बहुत हालत उसकी खराब हो चुकी है। ठीक है, अब 5 बजे उसे बॉस ने बुला लिया, बॉस ने कहा यार आज ना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आज तुम्हें 3 घंटे ज्यादा काम करना पड़ेगा, आज तुम 5 बजे से 8 बजे रात तक और काम करोगे, ये मेरा ऑर्डर है आपको। ठीक है, अब बताओ, ऑलरेडी एक आदमी 5 बजे बिल्कुल थक चुका है, अब क्या करेगा, अब वो काम कम करेगा, नुकसान ज्यादा करेगा, है ना, गलतियां करना शुरू कर देगा, बिकॉज ही इज ऑलरेडी अ टायर्ड पर्सन राइट नाउ, राइट। हाउ वुड ही डू 3 more hours। तो अब उसके लिए एक प्रॉब्लम हो गई, अब वो क्या करेगा, अब वो नुकसान करेगा, दैट मीन्स प्रोडक्शन में कमी आने लगेगी, वेस्टेज होने लगेगी। ऐसे ही लेबर होता है, लेबर इतने 12 घंटे काम करता है, आप उससे 3 घंटे और काम कराने के लिए बोलोगे तो वो काम तो कर देगा, बट वो काम कम करेगा, नुकसान ज्यादा करेगा, प्रोडक्शन में फॉल आ जाएगा। तो हमारे पास 3 स्टेजेस हो गई। पहली स्टेज हो गई इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, जहां पर प्रोडक्शन बढ़ेगा लेकिन तेज बढ़ेगा, बहुत तेज बढ़ेगा। दूसरा है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, पर प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा लेकिन रेट कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी।
लेकिन तीसरा केस क्या है, तीसरे केस में प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी आई होप। और जल्दी से मुझे बताइए फटाफट। यस, चलिए, ओके ओके डन। नाउ अब मैं आपको डायग्राम्स बनाना सिखा रहा हूं, और इन डायग्राम्स को आप हमेशा याद रखेंगे, बिकॉज ये चीजें हर जगह काम आएंगी। आगे कॉस्ट में भी काम आएंगी, रेवेन्यू में भी काम आएंगी, हर जगह काम आएंगी। तो इसलिए मैं आपको जो चीजें ज्यादा जगह काम आती है वो मैं ज्यादा डिटेल में बताता हूं, ताकि आपके लिए आगे के लिए भी फायदेमंद रहे। राइट, अब जरा देखिए ध्यान से, मैंने आपको 3 शेड्यूल बनाकर दिखाए थे। ठीक है, ठीक है, ये पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का। सबसे पहला हम बनाएंगे पहली स्टेज का, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का। दूसरा स्टेज कौन सी आ गई थी, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। और तीसरी आ गई थी फॉल। ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा ओहो, पीपी एमपी एपी, पीपी एमपी एपी, पीपी एमपी एंड एपी। याद रखेंगे, सबके लिए 1 2 3 ही रहेंगे। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब सबसे पहले इसे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर करना है, तो हमने इसे ऐसे बढ़ाना है टीपी को कि ये पहले से ज्यादा बढ़े। तो मैंने शायद यही वैल्यू ली थी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 15 एंड 25। ठीक, ये कितना हो गया, 10 12.5 16.67। डिमिनिशिंग ले लेते हैं, 10 18 एंड 20, ये फिगर्स ली थी हमने। इसको ले लेते हैं 10 8 एंड 2, ये हो गया 10, और ये हो गया 9, है ना, और ये हो गया आपका 6.67। ठीक है, ऐसे इसको ले लेते हैं 10 20 एंड 30, ये हो गया 10 10 एंड 10, ये हो गया 10 10 एंड 10। ठीक है, अब मैं इन तीनों का डायग्राम बना रहा हूँ, जरा डायग्राम ध्यान से देखेंगे, तभी मैं आपको सारी चीजें एक साथ कर दिखा रहा हूँ, ताकि आप कंपेयर कर पाए। ठीक है, इसको बनाने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये 2 है, ठीक, ये 2 है, तो 21 मत समझ लेना। ठीक है, चलिए, सो अब हम डायग्राम बनाने की शुरुआत करते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको बताया था डायग्राम हमेशा इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, सारी मार्जिन। ठीक है, ऐसे ही मैं इसमें बना लेता हूं। ऐसे यहां बना लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखेंगे यहां पर कितना प्रोडक्शन है, 10 25 और 50। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूं, मैं इसको 10 10 का गैप ले लेता हूं, 10 20 30 40। ठीक है, एक और बना लेते हैं 50। ठीक, इसको लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4। ऑब्वियसली 3 तक थे तो हम 3 तक ही बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में कितना था, फर्स्ट में था, ध्यान से देखिए इधर 10 था, फर्स्ट में 10 था। ठीक है, तो 10 बना लेते हैं। ठीक, सेकंड में कितना था, 25 था। सेकंड में कितना था, 25, तो 25 यहां होगा। ठीक, थर्ड में कितना था, 50, 50 तो यहां कहीं आएगा। ठीक है, अब अगर आप इन तीनों को मिलाएंगे, इन तीनों को अगर आप मिलाते हैं, तो देखिए कुछ ऐसी कर्व बनेगी। आपको ध्यान दिखाई दिया, ये इस तरीके की कर्व बन रही है। ठीक, अब अगर हम इसको बनाते हैं, जल्दी से इसको बनाने की शुरू करते हैं, 1 2 एंड 3, और इसमें भी मैं ले लेता हूं 10 20 30 40, जैसे इसमें लिया था सेम वैसे ही ले रहा हूं मैं सब में, ताकि आपके लिए इजी रहे। ठीक है, तो बताइए 1 पर कितना है, 10,
1 पर तो 10 ही है, ये बन गया। 2 पर कितना है 18, यानी कि 20 से थोड़ा कम हो गया। 3 पर कितना है 20, और कम हो गया। ठीक है, अब अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये ऐसा होगा। ठीक है, और अब आप इसको फटाफट मिलाइए, इसको मिलाइए फटाफट। पर 10, 2 पर 20, ओहो, एंड 3 पर 30। ठीक है, तो देखिए दिस विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको क्या समझ में आया इसकी पूरी बात से? इसकी पूरी बात से समझ में आया। अब ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा रहा हूं इसे, नहीं तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, मैं इसे हटा रहा हूं। तो अब हमें इस बात से क्या समझ में आया, जो इंक्रीजिंग रेट होता है वो हमेशा इस तरीके की कर्व बनेगी, जो डिमिनिशिंग रेट होता है वो हमेशा इस तरीके की कर्व बनेगी, और जो कांस्टेंट कर्व होती है वो हमेशा स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक, अब अगर आप तीनों को देखें तो तीनों कर्व टोटल प्रोडक्शन की ही है, तीनों कर्व टोटल प्रोडक्शन की है। पहले फेज में क्या हो रहा था, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा था। ठीक, ये अभी हमारा केस है नहीं, कांस्टेंट मैंने आपको बताया भी था कि इसमें शॉर्ट पीरियड में कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है ना, तो अभी हम उसको अलग से समझ लेंगे कि थर्ड स्टेज में क्या होगा। पहले स्टेज में टीपी बढ़ रहा है और स्पीड भी ज्यादा है, तो ये जो शेप है ऊपर की तरफ जाना, इंक्रीज होना, ऊपर की तरफ जाना, ठीक है, इंक्रीज होना, इसे कहते हैं। लेकिन लेकिन ये जो शेप ऐसी आई है, इस तरीके की शेप, ये इंक्रीजिंग की शेप होती है। ठीक है, ऐसे ही ये आप देखें, ये इस तरफ से ऐसे मुड़ गया। ठीक, ये होती है, टीपी तो बढ़ रहा है, टीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन ये जो शेप दिखाई दे रही है आपको ऐसी वाली, इस शेप का क्या वजह है, डिमिनिशिंग रेट। और जो ये वाली शेप है जो स्ट्रेट आती है, इसमें भी देखिए टीपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन ये शेप कैसी है, स्ट्रेट है। ये स्ट्रेट शेप होती है कांस्टेंट की। हाँ, हमारे इस केस में कांस्टेंट नहीं होता, क्या होता है वो अभी बताएंगे। ठीक है, तो अब हम जल्दी से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बनाते हैं। ठीक है, तो बताइए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि सबसे पहली स्टेज क्या होती है, सबसे पहली स्टेज होती है इंक्रीजिंग। तो हम पहले इंक्रीजिंग की कर्व बनाएंगे, ठीक, इस तरीके की शेप बनाएंगे। दूसरी स्टेज कौन सी होती है, डिमिनिशिंग। याद है ना आपको, प्रोडक्शन में जो लेबर्स होते हैं वो डिमिनिशिंग करने लगते हैं, डिमिनिशिंग हो गया। ठीक है, लेकिन तीसरी स्टेज इसमें, सॉरी, कुछ बोलना चाह रहे हैं बच्चे, जल्दी से बताइए। बच्चे एक्चुअली मुझे चैट पे जाने के लिए पूरा डिलीट करना पड़ता है, ये फिर मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ आपकी चैट। व्हाट हैपेंड शुभम? चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, फर्स्ट स्टेज होती है इंक्रीजिंग की, तो ये बन गया इंक्रीजिंग की का। दूसरी स्टेज होती है डिमिनिशिंग की, तो ये होती है डिमिनिशिंग की शेप, अभी मैंने आपको बता दिया इस तरीके की शेप होती है डिमिनिशिंग की। ठीक है, अब तीसरी स्टेज मैंने आपको अभी बताया था कांस्टेंट नहीं होती, तीसरी स्टेज में प्रोडक्शन फॉल हो जाता है, शॉर्ट रन है। आपको मैंने बताया था 5 से 8 बजे के बीच में जब लेबर से कहा गया तो उसने नुकसान किया, तो इसका मतलब इस केस में प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो अब प्रोडक्शन क्या होता है, फॉल हो जाता है। ये 3 स्टेज बनी, तीनों शेप्स टीपी की हैं। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, स्टेज दिखा देते हैं। एक ये स्टेज है, एक स्टेज यहां तक है, तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट स्टेज, इसे हम कहेंगे सेकेंड स्टेज, और इसे हम कहेंगे थर्ड स्टेज। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज कौन सी हो गई, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर या अ फैक्टर, फिर बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, और तीसरी स्टेज बोलेंगे
फॉल। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इस तरीके से चलता है। तो आप बोलेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो शॉर्ट पीरियड का है, इसीलिए उसमें 3 स्टेजेस होती हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड फॉल। एंड उसे आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और अगर शेड्यूल बनाने की बात हुई तो मैंने आपको तीनों शेड्यूल बनाकर दिखा दिए हैं। उसी को आप अगर एक में बनाना चाहें तो पूरे एक में भी बना सकते हैं, 3 अलग अलग बनाना चाहें तो 3 अलग अलग बना सकते हैं। दिस इज ऑल अप टू यू। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा हो गया। ठीक है, अब मैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी मैंने आपको बताया, इसी को कहते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की। ये बहुत सिंपल है, मैंने क्योंकि ऑलरेडी आपको मैक्सिमम कंसेप्ट बता दिया है, तो अब रिटर्न्स टू स्केल की बात कर लेते हैं, फटाफट समझ में आ जाएगा। नाउ व्हाट इज स्केल? स्केल का मतलब होता है लार्ज स्केल। आपने सुना होगा कि भाई हम प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, स्केल में प्रोडक्शन कर रहे हैं। स्केल में मतलब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लार्ज स्केल, स्केल का मतलब होता है लार्ज स्केल, लार्ज नंबर। ठीक है, तो जब हम ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केल। तो जब रिटर्न्स टू स्केल हम पढ़ेंगे तो हमें प्रोडक्शन क्या करना है, बहुत ज्यादा करना है। और याद है आपको, जब हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट रिटर्न्स टू स्केल का कॉन्सेप्ट कब आता है, हमेशा लॉन्ग टाइम पीरियड में। हमेशा याद रखिएगा, लॉन्ग टाइम पीरियड में आता है, क्योंकि स्केल का मतलब होता है लार्ज स्केल। लार्ज स्केल, बात समझ में आ गई? तो रिटर्न्स टू स्केल हमेशा लार्ज स्केल में देखा जाएगा, लॉन्ग पीरियड में देखा जाएगा। अब अगर लॉन्ग पीरियड में देखा जाएगा तो इससे एक और बात कनेक्ट होती है। याद है आपको, मैंने बताया था लॉन्ग पीरियड में हमारे पास चांस होता है कि हम सारे फैक्टर्स को वेरी कर सकते हैं। तो ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इन दिस केस। ठीक है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। ठीक, तो अब अगर हम डायग्राम या अब हम शेड्यूल अगर बनाएंगे तो शेड्यूल में एक छोटा सा चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। टीपी, एमपी, एपी सब वैसे ही चलेगा, लेबर भी चेंज होगा, लेकिन अब आपको यहां पर एक फिक्स फैक्टर जो पहले फिक्स था, अब क्योंकि वो भी क्या है, वेरिएबल है, तो अब आपको उसको भी दिखाना पड़ेगा। चाहे आप उसे लेबर के सेम ही दिखाएं, डजंट मैटर, बट आपको उसमें चेंज दिखाना पड़ेगा, बिकॉज ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल नाउ, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, टीपी, एमपी, एपी उसी तरीके से चलेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न, ओ सॉरी फैक्टर बोल रहा हूं मैं, अब इसे बोलेंगे, अब इसे बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज। इसकी दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज क्या होती है, ध्यान से देखेंगे। इंक्रीजिंग के बाद डिमिनिशिंग नहीं आएगा, इंक्रीजिंग के बाद आएगा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और लास्ट में देना आएगा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब कई बच्चे सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि ये तो फर्स्ट स्टेज है, ये तो हमें समझ में आ गई थी, अब ये बीच में कहां से आ गया, ये सेकंड स्टेज कहां से आ गई, और ये थर्ड में कैसे मूव हो गया। तो बात समझे बेटा, अभी हम बात कर रहे हैं लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड की। लॉन्ग पीरियड में क्या होता है ना कि हम चीजों को इजीली मैनेज कर लेते हैं, आसानी से हम चीजों को क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेज जब हमारी रहती है, दैट इज ऑल फाइन, इससे तो हम हैप्पी हैं। लेकिन जो दूसरी स्टेज थी हमारी डिमिनिशिंग वाली, उससे हम हैप्पी नहीं है, हम नहीं चाहते हमारी एफिशिएंसी कम हो जाए। so we try to manage the things as we do have a lot of time to manage the things, so that's why अब हमारा जो सेकंड स्टेज रहता है वो डिमिनिशिंग नहीं रहता है, हम क्योंकि मैनेज कर लेते हैं चीजों को, तो इसीलिए सेकंड स्टेज हमारी पहुंचती है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, एंड द फाइनल वुड बी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि बहुत टाइम हो जाने के बाद हम चीजों को बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं भी कर पाते, तो कभी ना कभी तो एफिशिएंसी कम होनी ही है, तो वो कभी ना कभी बहुत टाइम बाद होती है, एंड कंपनी वुड बी ओके फॉर दैट। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि केवल हम बढ़ते ही चले जाएं, कभी फॉल ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में वी ट्राई टू मैनेज द थिंग्स। हाँ, अब ध्यान से देखिएगा कि तीनों केस में इसमें टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, इसमें फॉल नहीं होगा, टोटल प्रोडक्शन हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा।
टोटल प्रोडक्शन फॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही फॉल होने वाला होता है, कंपनी कुछ ऐसा चेंज करती है प्रोडक्ट में कि उसकी प्रोडक्शन, फिर उसकी डिमांड फिर ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस बार कंपनी चेंज कर सकती है, कंपनी के पास लॉन्ग टाइम है। तो कंपनी छोटे छोटे चेंजेस करती है और उसके थ्रू कंपनी की वो उस प्रोडक्ट की डिमांड दोबारा हो जाती है और फिर प्रोडक्शन कंपनी को बढ़ाना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं क्या होता है, कार्स में आप देखिए, कार्स में कंपनी क्या करती है, कोई कार लेकर आती है, ठीक है, जैसे आपको याद होगा होंडा सिटी एक कार है, पता होगा सभी को, होंडा सिटी एक कार है। होंडा सिटी का वर्जन 1 लेकर आई कंपनी, ठीक है, उसकी डिमांड बड़ी 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 बड़ी, और थोड़े साल बाद, कुछ समय बाद जब उसकी डिमांड कम होने लगी, तो कंपनी ने क्या किया, वर्जन 2 ले आया, नई वर्जन, कुछ चेंजेस कर दिए छोटे से, क्योंकि कंपनी के पास बहुत टाइम था। पहले जब तक पहली होंडा चल रही थी, होंडा सिटी पहली चल रही थी, तो कंपनी तब तक नए वर्जन पे काम कर रही थी, ठीक है। एप्पल मोबाइल्स में भी ऐसा ही होता है, ध्यान से देखिए, एप्पल 1, एप्पल 2, वन नो, क्या नाम है आपका, कौन सा वन है वो, वन प्लस, है ना। तो देखिए आप वन प्लस में क्या होता है, वन प्लस में वो वन+1, वन+2, वन+5, वन+8, कहाँ कहाँ तक आ गए हैं। तो वो क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे चेंजेस करते हैं, जैसे वन+7 में जो चेंज था, उसका वन+8 में बहुत थोड़ा सा उसने चेंज किया, एक नया मोबाइल बन गया, और अब दोबारा से उसकी डिमांड बढ़ने लगी। जब तक वन+7 पुराना होता है, उससे पहले कंपनी वन+8 ले आती है, और फिर डिमांड बढ़ने लगती है, फिर कंपनी को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है। तो इस केस में जब आपके पास टाइम ज्यादा है, तो आप मैनेज इस तरीके से करते हो, अपनी पॉलिसी इस तरीके से बनाते हो कि डिमांड नीचे नहीं जाती, डिमांड बढ़ती ही चली जाती है, और उसी वजह से आपका प्रोडक्शन रेगुलरली बढ़ता है। बट यस, ये बात आप याद रखेंगे कि उसका रेट डिफर कर सकता है। रेट पहले शुरुआत में रेट बहुत इंक्रीजिंग होगा, फिर धीरे धीरे कंपनी कांस्टेंट पर जाएगी, और फिर एक समय बाद डिमिनिशिंग होगा ही होगा, ठीक है। तो इस केस में आपको जो डायग्राम्स बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, वो सिंपली 3 डायग्राम्स बनाने हैं, जो मैंने आपको समझा दिए हैं। ये होगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दूसरी स्टेज आपकी याद रखेंगे आप, कौन सी होगी, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और तीसरी स्टेज में जब कंपनी थोड़ा सा दिक्कत में आने लगेगी, वो होगी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। स्टिल यहां पर प्रोडक्शन ऊपर ही जाएगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगा जैसे पहले बढ़ रहा था। डन। तो आपको ये रिटर्न्स टू स्केल समझ में आ गया, जल्दी से बताइए सर। हमेशा ही कंपनी के रिटर्न सही थोड़ी हो सकते हैं अक्षय, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कंपनी के रिटर्न्स हमेशा ही सही नहीं हो सकते, आपकी बात सही है, लेकिन इसी वजह से तो सही नहीं हो सकते कि कंपनी पहले इंक्रीजिंग में है, फिर कांस्टेंट में है, फिर डिमिनिशिंग में है। तो इसी वजह से तो कंपनी के जो स्टेटस है या जो रेवेन्यू है वो हर बार सेम नहीं हो रहा है, दिक्कत तो आ रही है, लेकिन कंपनी ट्राई टू मैनेज द थिंग्स अकॉर्डिंगली, बिकॉज लॉन्ग टाइम पीरियड है कंपनी के पास अपनी स्ट्रैटेजी को, पॉलिसी को, फैक्टर्स को चेंज करने के लिए इनफ टाइम है, ठीक है। कंपनी कभी शांत नहीं बैठती है, कंपनी का लॉन्ग टर्म में कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलती रहती है रेगुलर। आप ये मत सोचिए कि कंपनी ने वन+8 लिया है, अब कंपनी चुपचाप बैठ गई होगी। कंपनी क्या कर रही होगी, कंपनी नए प्रोडक्ट को डेवलप कर रही होगी, राइट। तो इस तरीके से इसको भी हमने कवर कर लिया। अब हम आगे चलते हैं बेनिफिट्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। समझ में आ गया अक्षय? गुड। अब बेनिफिट्स देखते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं किसके, रिटर्न्स टू स्केल के। रिटर्न्स टू स्केल मतलब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग पीरियड है। ये बात आपको सबको समझ में आ जानी चाहिए। नाउ द वेरी फर्स्ट पॉइंट एंड द वेरी सेकंड पॉइंट इज, क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें इनपुट्स भी बहुत ज्यादा खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। इनपुट्स भी हमें लार्ज नंबर में खरीदना पड़ेगा, और जब आपको पता है कि हम लार्ज नंबर में इनपुट्स खरीदते हैं, तो कोई भी चीज अगर हम ज्यादा खरीदते हैं तो हम उसमें डिस्काउंट्स अचीव कर लेते हैं, डिस्काउंट हमें मिलते हैं। आप जैसे कोई भी सामान लें, आप बोलें कि भाई मुझे दो पेन दे, प्राइस चार्ज करेगा, लेकिन आप उसे बोलो कि भाई मुझे ना 500 पेन चाहिए, तो फिर उसके रेट क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा नंबर में खरीद लिया, तो आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पहला पॉइंट कि जब आप रिटर्न्स टू स्केल करते हैं, यानी कि लार्ज नंबर में प्रोडक्शन करते हैं, तो आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं वॉल्यूम खरीदने के वजह से, वॉल्यूम में काम करने की वजह से। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है।
ये आपको समझ में आ गया पहला, वॉल्यूम डिस्काउंट, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बहुत लार्ज है तो ऑब्वियसली हमने लेबर्स भी बहुत लार्ज नंबर में ही लिए होंगे, बहुत ज्यादा नंबर्स में हमें लेबर चाहिए होंगे। अब क्या है कि अगर हमारे पास लिमिटेड लेबर होता, अगर होता लिमिटेड लेबर, तो हमें ऐसा हो सकता था कि हमें कुछ काम करवाना है और उसके लिए हमारे पास लेबर वो वाला उस एक्सपर्टीज का लेबर हमारे पास है ही नहीं। लेकिन जब हमारे पास लार्ज नंबर में लेबर्स हैं तो हमारे पास अलग अलग एक्सपर्टीज का एक बहुत बड़ा पूल हो जाता है लेबर का या एम्प्लॉय का। तो हम क्या करते हैं, जिसकी जिस चीज में एक्सपर्टीज है, जिसकी जिस चीज में एक्सपर्टीज है उसको वो काम दे देते हैं। तो पहला काम मान लीजिए मार्केटिंग एंड सेलिंग का काम है तो एक को दे दिया जिसमें वो एक्सपर्ट है। दूसरा काम मान लेते हैं प्रोडक्शन का काम है तो उसको किसी और को दे दिया। तीसरा काम है किसी कोई और काम है, मान लेते हैं एचआर का, ह्यूमन रिसोर्स का। चौथा काम है मान लीजिए फाइनेंस का, ठीक है। तो जिसकी जो एक्सपर्टीज है, अब हम इतने बड़े पूल में से, इतने बड़े नंबर ऑफ लेबर्स में से उन लोगों को निकालेंगे, उस पूल को यूज करेंगे और जिसकी जो एक्सपर्टीज है उसे काम करेंगे। इससे क्या होगा कि लेबर हम अच्छे से डिवाइड कर पाएंगे, डिवीजन ऑफ लेबर बेटर होगा, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, बेनिफिट्स हैं रिटर्न्स टू स्केल के। नाउ वी आर मूविंग टू कॉस्ट। कॉस्ट पे चलते हैं फटाफट। कॉस्ट क्या होता है बच्चे, कॉस्ट होता है वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। वो पैसा जो हमने किस में लगाया, यूज अप टू प्रोड्यूस समथिंग, यूज्ड अप टू प्रोड्यूस समथिंग, कुछ चीज को बनाने के लिए जितना पैसा लगा वही हमारी क्या होती है, कॉस्ट होती है। बड़ा सिंपल सा है। अब इसमें आते हैं हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट में। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, सबसे पहली कॉस्ट होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट बहुत सिंपल है, नाम ही इसका थोड़ा सा टिपिकल है बट इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। वो खर्चा जो आपका हो रहा है और जो आपको दिख रहा है, जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए पेन बना रहे हैं, पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो पेन के लिए आपको प्लास्टिक लाए, आप पेन के लिए आपने लेबर लगाया, है ना, पेन की आपने पैकेजिंग करवाई। ये सारे खर्चे कैसे हैं, जो आपको क्लियरली दिख रहे हैं, क्लियरली दिख रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि ये कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है, सारी चीज आपको समझ में आती है। इन खर्चों को या इन कॉस्ट को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वेरी सिंपल। बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लिसिट कॉस्ट, नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ हिडन कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट है जो कि हमें दिख नहीं रही पर है। अब कैसे, ये कैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे कि किस तरीके की कॉस्ट ये हो सकती है। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम हैविंग अ सिप ऑफ वाटर। Yes. So the next point is implicit cost. Now what kind of cost it is? Just try to understand. जैसे सपोज कीजिए एक, जैसे हाँ मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोविड-19 हो गया, है ना। अब कोविड-19 हो गया, एक बंदा दिल्ली में था। अब वो दिल्ली से क्या करा, वो दिल्ली से मान लेते हैं अपने वापस अपने जो उसका नॉर्मल नेटिव प्लेस है, जयपुर सपोज करते हैं, वो वहां वापस चला गया, ठीक है। दिल्ली में वर्कआउट करता था, दिल्ली में काम करता था, उसको जॉब उसकी चली गई कोविड-19 के केस में और वो वापस अपने जयपुर अपने गांव चला गया, ठीक है। अब उसने वहां क्या किया, उसके पास एक लैंड है, सपोज करते हैं उसके पास एक लैंड है। उसने सोचा कि मैं इस लैंड में ना, इस लैंड के पीस ऑफ लैंड में मैं एक फैक्ट्री डालता हूँ, एक फैक्ट्री लगाता हूँ। और वो फैक्ट्री किसकी है, वो फैक्ट्री में वो बेकरी का काम कर रहा है, ठीक है। तो फैक्ट्री में वो बेकरी चला रहा है, ठीक। अब बेकरी चलाने के लिए उसने क्या किया, उसको बहुत सारी चीजें चाहिए थी बेकरी चलाने के लिए। क्या क्या चीजें चाहिए थी उसे बेकरी चलाने के लिए, उसे चाहिए था मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए था, लेकर आया वो रॉ मटेरियल। उसे लेबर चाहिए था जो बनाएगा, उसको भी लेकर आया। तीसरा, और भी बहुत सारे उसने खर्चे किए, पैकेजिंग के लिए वो सामान लेकर आया, ठीक है, वो सब लेकर आया। अब ये कॉस्ट उसे दिखाई दे रही है क्योंकि उसके जेब से पैसे जा रहे हैं, तो उसको दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई मटेरियल में पैसा खर्च हुआ, ये खर्च हुआ, ये खर्च हुआ। ये सारी कॉस्ट कैसी हैं, ये सारी कॉस्ट हैं
एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये तो एक्सप्लिसिट है। लेकिन ध्यान से देखिए, इसमें उसने इस लैंड को भी यूज किया है। अब क्या उसे लैंड का रेंट देना पड़ रहा है क्या? लैंड का जो रेंट है वो उसे पे नहीं करना पड़ रहा, क्यों? क्योंकि उसी का है, अपने आप को थोड़ी पे करेगा। लेकिन इस रेंट को अगर वो किसी और को इस लैंड को दे देता तो इससे रेंट अचीव होता, जो कि उसे यहां पर नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। तो ये कॉस्ट उसकी है, पर उसको अपनी जेब से जाती भी नहीं दिख रही, उसे लग ही नहीं रहा कि ये खर्चा हो रहा है, जबकि ये उसका ऐसा इस तरीके का पैसा है जो उसे दिख नहीं रहा बट उसका लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी लैंड पे अपनी फैक्ट्री नहीं लगाता तो ये लैंड वो किसी को किराए पर देता और उससे रेंट आ रहा होता। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये भी एक तरीके की कॉस्ट है। तो कॉस्ट डजंट मीन कि आपको आपको कुछ पे करना पड़ रहा है। कॉस्ट का मतलब पेमेंट नहीं होता है, बात याद रखिएगा। कॉस्ट मतलब वो चीज जो यूज हो रही है, यूज हो रही है। तो यूज तो लैंड भी हो रहा है जिसका रेंट होता है कॉस्ट, लेकिन वो हम कंसीडर कर ही नहीं रहे क्योंकि वो हमें जाती हुई दिख नहीं रही। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए इस केस में इस कॉस्ट को क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। वो कॉस्ट जो होती तो है पर दिखाई नहीं देती, वी कैन नॉट सी इट, है ना, वी कैन नॉट डायरेक्टली फाइंड इट। ठीक है, तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक। अब इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक मतलब अगर हम उससे पूछे कि भाई तेरी टोटल कॉस्ट क्या है, तो अगर समझदार आदमी होगा तो बोलेगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी है और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी है, टोटल तो मेरे ऊपर इतना बर्डन आ रहा है। ठीक। लेकिन अगर कोई किसी को अकल नहीं है या किसी को इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट का नहीं पता या फाइनेंस नहीं पता है, तो उसको लगेगा मेरी कॉस्ट यही है बस। जैसे फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स की बहुत सारी कॉस्ट होती है, उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि इम्प्लिसिट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसीलिए तो उन्हें नुकसान होता है, वो उस कॉस्ट को ऐड ही नहीं करते प्राइस में, उनको नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी जब भी आप प्रोडक्शन करें, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बता रहा हूं आपको, कुछ अगर आप लोगों में से आगे चल के कोई बिजनेस करे तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक कॉस्ट फर्स्ट। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है उनको आइडेंटिफाई कीजिए, और जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो तो आपको दिख ही रही होंगी, दोनों को ऐड करने के बाद टोटल कॉस्ट आएगी। सो इकोनॉमिक कॉस्ट इज अगेन अ काइंड ऑफ टोटल कॉस्ट। वी इंक्लूड ऑल्सो नॉर्मल प्रॉफिट, अर्निंग तो दोनों से ही हुई तो सर कॉस्ट तो रिकवर हो गई। एक मिनट, वन बाय वन आई एम टेकिंग द क्वेश्चन। सर वन मोर एग्जांपल फॉर इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके सर, इज डेप्रिसिएशन एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके सर, लेकिन अर्निंग तो दोनों से ही हुई है, कॉस्ट तो रिकवर हो गई, वी इंक्लूड ऑल्सो नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, सो चार मेरे पास क्वेश्चन आए हैं, मैं एक एक करके सबको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले सूरज कह रहे हैं कि सर एक और एग्जांपल दे दो इम्प्लिसिट कॉस्ट का। अगले बच्चे ने डेप्रिसिएशन बोल दिया। यस, डेप्रिसिएशन इज अ काइंड ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्यों है? क्योंकि डेप्रिसिएशन को आपको पे नहीं करना पड़ता, बट आपकी मशीनरी यूज हो रही है, आपकी मशीन यूज हो रही है। और मैंने आपको बताया अभी कि यूज होने वाली चीजें जो यूज हो रही हैं वो सारी चीजें ही कॉस्ट कहलाती हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक और एग्जांपल हो गया, रेंट तो आपको एग्जांपल मैंने दिया ही था। ठीक है, तो एक बच्चे का तो क्लियर हो गया ये। सर वी हैव नॉर्मल प्रॉफिट एज वेल इन इकोनॉमिक कॉस्ट। यस, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इस पॉइंट को, पहले मैं एक एक करके बाकी पॉइंट्स भी ले लूं। ठीक है, तो दो फर्स्ट टू पॉइंट्स तो क्लियर हो गए, अब मैं तीसरे पॉइंट पर चल रहा हूं। ये क्या है? सर लेकिन अर्निंग तो दोनों से ही हुई है। ओके, हर्षित का एक और क्वेश्चन आया, मैं लेता हूं अभी सारे क्वेश्चंस, डोंट वरी। अभिषेक का क्वेश्चन पहले ले रहा हूं मैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, अक्षय का, अक्षय कह रहे हैं कि सर लेकिन अर्निंग तो दोनों से ही हुई, तो कॉस्ट तो रिकवर हो गई। बेटा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिकवरी ऑफ द कॉस्ट, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट पॉइंट। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट काइंड ऑफ कॉस्ट डू वी हैव, कितने टाइप की कॉस्ट होती हैं। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट मैंने आपको क्या बताया? एक्सप्लिसिट कॉस्ट मैंने आपको वो कॉस्ट बताया विच कैन बी सीन इजीली, जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये आपके लिए बेटर वर्ड है। ठीक है, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर देते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि हमें जाती हुई दिखती है, हमारी पॉकेट से पैसा जा रहा है। ठीक, लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट हमें दिखती ही नहीं है, इम्प्लिसिट कॉस्ट हमें दिखती ही नहीं है, हमें लगता है कि कहां जा रहा है हमारी जेब से पैसा।
ठीक है, जो फाइनेंस का स्टूडेंट नहीं होगा या मैनेजमेंट का स्टूडेंट नहीं होगा, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी ही नहीं उसे, और वो बिजनेस में मार खाएगा। इसीलिए तो प्रोफेशनल की जरूरत होती है बिजनेसेस में। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, ये क्या करते हैं कंपनी के लिए? यही सब चीज तो करते हैं। जो कंपनी जो 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 प्रोड्यूसर होता है या जो ओनर होता है, वो ये चीजें नहीं देख पाता, लेकिन प्रोफेशनल्स देख लेते हैं। तो इसीलिए इम्प्लिसिट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है, इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है। ठीक है, इतनी बात आपको अभी तक तो समझ में आ जानी चाहिए अब। ठीक है, तो अक्षय, हम रिकवरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी कॉस्ट होती है और कौन कौन सी कॉस्ट को कवर अप हमें अपने प्राइस में करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि आपका रेंट क्या नाम है, मान लीजिए रेंट आपका 10,000 रुपए है, और बाकी के जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो आपको दिख रही है वो 90,000 है। तो आप अगर केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही देखेंगे तो आप अपनी प्राइस को ना इसके हिसाब से चार्ज करेंगे। आप सोचेंगे मेरे को 5,000 रुपए प्रॉफिट कमाना था, तो मैं एक काम करता हूं, मैं 95,000 रुपए चार्ज कर लेता हूं। प्राइस आपने 95,000 रख दिया फॉर एग्जाम्पल, और आपकी कॉस्ट आपको कितनी दिख रही है? केवल 90,000। 5,000 आपने प्रॉफिट कमाना है, तो आपने अपने प्राइस को सेट कर दिया 95,000, जो कि गलत हो गया, क्योंकि 10,000 की कॉस्ट भी तो ऐड करनी पड़ेगी। तो जब आप 10,000 की कॉस्ट देखेंगे तो टोटल कॉस्ट बनेगी 1,00,000। ठीक है, और 5,000 का आपको प्रॉफिट ऐड करना है, तो अब आपका प्राइस बनना चाहिए था 1,05,000, और आपने प्राइस कितना बना दिया गलती से? 95। तो आपको 10,000 का लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि आपने 10,000 की इम्प्लिसिट कॉस्ट को ऐड नहीं किया। अंडरस्टूड? तो सही प्राइसिंग के लिए सही कॉस्टिंग होना जरूरी है। अगर आपको सही प्राइस चार्ज करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कॉस्ट सही निकालनी पड़ेगी, और कॉस्ट तब सही निकलेगी जब आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों कवर होंगी। इसका मतलब जब आपकी टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट आपने निकाल ली, जिसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों हैं, तभी जाकर आपकी सही कॉस्टिंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, और ये मुझे समझाने की जरूरत आई बिलीव नहीं है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले टॉपिक्स में, पीपीसी के टॉपिक में समझा चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस्ट फंक्शन पे। तो बेटा, कॉस्ट फंक्शन बड़ी सिंपल सीधी 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 सी चीज है। किसी भी चीज की कॉस्ट जो आती है, ठीक है भाई, कॉस्ट फंक्शन हो रहा है, जब भी फंक्शन की बात करेंगे ना, तो फंक्शन के लिए एफ वर्ड यूज होता है। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट, अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट एक डिपेंडेंट फैक्टर हो गया, किसके ऊपर? किसके ऊपर? एक इंडिपेंडेंट फैक्टर के ऊपर। और बताइए वो इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन है कॉस्ट का? जल्दी से बताइए मुझे, कॉस्ट का इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन है? अच्छा, मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट का क्वेश्चन भी लेना था, मैं भी ले रहा हूँ। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आया था हर्षित का, वो भी लेता हूँ। हाँ, जल्दी बताइए, ये क्या नाम है, क्या पूछा मैंने आपसे? हाँ, मैंने पूछा आपसे कि कॉस्ट का इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन है, किसकी वजह से कॉस्ट में असर पड़ेगा? एग्जैक्टली, आउटपुट, प्रोडक्शन, वेरी गुड। ठीक है, सो कॉस्ट क्या है? डिपेंडेंट फैक्टर है। इसको उसको देखने के लिए, कॉस्ट के फंक्शन, कॉस्ट को समझने के लिए हमें पहले प्रोडक्शन को समझना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन इंडिपेंडेंट फैक्टर है, उस प्रोडक्शन में जब फंक्शन लगेगा तो क्या निकल कर आएगी? कॉस्ट निकल कर आएगी। ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन क्या हुआ? C इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू एक्स। क्यू एक्स मतलब क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी? प्रोडक्शन की क्वांटिटी। बात समझ में आ गई? तो ये आपको कॉस्ट फंक्शन समझ में आ जाना चाहिए, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये सिंपल है। अब आगे बात करते हैं कॉस्ट एंड शेप्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अब आपको इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग रेट बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मेरे को बताना पड़ेगा, प्रोडक्शन और कॉस्ट को रिलेशन दिखाना पड़ेगा, और फिर आपको इजीली वो समझ में आने लगेगी सारी शेप्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जरा मैं जल्दी से लेकर चलता हूं आपको एक्सप्लेनेशन के बोर्ड पे। मैंने आपको बोला कॉस्ट के टाइप्स, नहीं सॉरी, कॉस्ट की कैटेगरीज या नेचर। कॉस्ट के दो नेचर होते हैं। ब्रॉड कैटेगरी अगर हम बात करें, ब्रॉड लेवल पे बात करें, तो कॉस्ट दो तरीके की होती है। एक कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट, और एक कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए भाई। ठीक है, अब फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन सी कॉस्ट होती है? देखिए, बड़ा सिंपल है। कॉस्ट किसकी आती है भाई? जिस चीजों को हम यूज करेंगे उसी से कॉस्ट आएगी। तो हम यूज किसको कर रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर रहे हैं।
प्रोडक्शन करने के लिए, और प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट आ रही है। तो इसका मतलब प्रोडक्शन तो हो गया आउटपुट, लेकिन प्रोडक्शन की कॉस्ट कहां से आ रही थी? इनसे आ रही थी। तो जरा इनको देखते हैं, ये क्या होते हैं हमारे? लैंड होता है, लेबर होता है ना, उसके अलावा मशीन्स होती हैं, ठीक है, कैपिटल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास। अब इसमें से लैंड जो ऐसा फैक्टर है, लैंड कैसा फैक्टर है? फिक्स्ड फैक्टर है। लेकिन लेबर को आप इजीली चेंज कर सकते हो, लेबर एक वेरिएबल फैक्टर है। मशीन को भी आप इजीली चेंज नहीं कर सकते, बहुत महंगी आती है, लैंड भी बहुत महंगी आती है, फिक्स फैक्टर है। कैपिटल भी आप इजीली चेंज नहीं कर सकते, ये भी एक फिक्स फैक्टर है। तो फिक्स फैक्टर में कौन कौन सी चीजें आ गई? फिक्स फैक्टर में आ गया लैंड, फिक्स फैक्टर में आ गई मशीन, फिक्स फैक्टर में आ गया कैपिटल, फिक्स फैक्टर में आ गया एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इनको भी आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वेरिएबल फैक्टर कौन है जिसको आप इजीली चेंज कर सकते हो? दैट इज लेबर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब जरा आगे चलते फटाफट। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट भी होगी, ठीक है, इनकी कॉस्ट भी होगी। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर लेबर है, या लैंड है, या कैपिटल है, या एंटरप्रेन्योर है, या कुछ भी है, ठीक है, तो इनकी अपनी अपनी कॉस्ट्स हैं। लेबर की कॉस्ट को क्या बोलते हैं? वेजेस बोलते हैं। लैंड की कॉस्ट को क्या बोलते हैं? रेंट बोलते हैं। कैपिटल की कॉस्ट को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। और एंटरप्रेन्योर क्या चार्ज करता है? जैसे कैपिटल के ऊपर अगर हमारे पास पैसा नहीं है और हमने लोन लिया मार्केट से या बैंक से, तो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। ऐसी जब एंटरप्रेन्योर शामिल होता है, तो एंटरप्रेन्योर और बिजनेस दोनों अलग बातें हैं, आपको पता होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटेंसी में, बिजनेस एंटिटी, सेपरेट बिजनेस एंटिटी, सेपरेट बिजनेस एंटिटी, उसके हिसाब से एंटिटी अलग, ये अलग है, और इस एंटिटी का जो ओनर है वो क्या है? वो भी अलग है। दोनों अलग अलग होते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगता है। एंटरप्रेन्योर भी चार्ज करता है ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन से क्या चार्ज करता है? प्रॉफिट चार्ज करता है, प्रॉफिट का शेयर चार्ज करता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये क्या हो गए? उनकी कॉस्ट्स, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो अब अगर हम जल्दी से समझें, तो कॉस्ट मैंने आपको बताया था दो टाइप की होती हैं, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट में जनरली कौन कौन सी कॉस्ट आती है? फिक्स कॉस्ट में आती है इंटरेस्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में आता है प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट में आता है लैंड की कॉस्ट, है ना, लैंड का क्या जाता है? रेंट, ठीक है। लेकिन वेरिएबल के क्या जाते हैं? वेजेस। तो ये आपकी हो गई वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन इसका मतलब क्या है, जरा इसको दो और थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। मैं एक एग्जांपल फिक्स्ड में से ले रहा हूं, और एक एग्जांपल वेरिएबल का, तो हमारे पास इकलौता एक ही है, तो मैं इन दोनों को ले रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। फिक्स फैक्टर का ले रहा हूं मैं रेंट, फिक्स कॉस्ट का, और वेरिएबल का ले रहा हूं मैं वेजेस, ठीक है। जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज करें, मैं पहले एक जनरल एग्जांपल लेता हूं, फिर उसके बाद मेन एग्जांपल लूंगा। जैसे सपोज करें कि आप सपोज करें कि आप अपने घर से दूर रह रहे हैं पढ़ाई के चक्कर में, और आपने क्या किया? एक रूम रेंट पर लिया, ठीक है, रूम रेंट पर लिया। अब आपने क्या किया? उस रूम में, मान लेते हैं, वो जो रूम कह रहा हूं मैं, एक हाउस रेंट पर लिया, ठीक है। उसमें 4 रूम्स हैं, रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, ठीक है। इसका सपोज कर लेते हैं जो रेंट है वो 12,000 रुपीज है, ठीक है। इसका रेंट है 12,000 रुपीज, ठीक। और आप इसमें अभी तक अकेले रह रहे हो, इंडिविजुअली रह रहे हो। अब भाई ऑब्वियसली आपने 4 रूम का एक हाउस ले लिया, रेंट 12,000 है, ज्यादा है, और आपने इसलिए लिया क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट उसके पास में है, तो आपने इस वजह से ले लिया, चलो। लेकिन अब क्या है? अब क्या होगा? मान लो 2 आदमी आ गए, आपका दोस्त भी आ गया, वो कहता है यार मैं भी रह लेता हूँ। आपने कहा ठीक है, मैं इसमें रह लूंगा इन दोनों में, और तुम इसमें रह लेना, ठीक है। ओहो। तो रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, ये 4 रूम्स थे, जिसका रूम रेंट, जिसका हाउस का पूरा रेंट 12,000 था, जो कि पहले इंडिविजुअली ए बियर कर रहा था, अब ए के साथ बी भी आ गया। तो
तो दोनों अब पहले अकेला ए 12,000 रुपए पे कर रहा था, लेकिन अब दोनों 6,000 रुपए पे कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, एक सी भी आ गया, या सी के साथ साथ डी भी आ गया। अब पूरे हाउस के लिए 4 लोग हो गए, तो अब हर कोई 3,000 रुपए पे करेगा। मुझे एक बात ध्यान से सोच के बताइए, क्या नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रहे हैं। बट क्या रेंट में चेंज आया? रेंट में कोई चेंज नहीं आया। देयर इज नो चेंज इन द रेंट। कोई आपको मना थोड़ी कर, आपने 12,000 में आप 10 लोग रहो, है ना। अगर कोई ऐसा डिस्कशन लैंडलॉर्ड के साथ नहीं हुआ है तो आप कितने मर्जी लोग रहो, या आपकी इनकन्वीनियंस होगी भाई, आपको मकान मालिक का थोड़ी कुछ होगा, पर इनकन्वीनियंस तो आपको फील होगी। तो कहने का क्या मतलब है, रूम रेंट क्या रहने वाला है, 12,000 ही रहने वाला है। चाहे आप एक आदमी यूज करें, चाहे 2 करें, चाहे 3 करें, चाहे 10 करें, जितने लोग करें। तो ऑर्गेनाइजेशन को या क्या नाम है लैंडलॉर्ड को उससे कोई लेना देना नहीं है। सिंपली अब आप ध्यान से सोचें, इसी का मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। आपने एक फैक्ट्री, अब मैं एक्चुअल एग्जांपल दे रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। आपने एक फैक्ट्री रेंट पर ली जिसका रेंट है 1,00,000 रुपीज। ठीक है, अब आप उस फैक्ट्री में जो टोटल प्रोडक्शन कर रहे हो, मान लो आपने प्रोडक्शन किया ही नहीं, या मान लो आपने 10,000 प्रोडक्शन कर दिया, या मान लेते हैं आपने 5,00,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर दिया। ठीक है, तो जब आपने कोई प्रोडक्शन नहीं किया तो क्या आपसे लैंडलॉर्ड चार्ज नहीं करेगा? बिल्कुल चार्ज करेगा। बोलेगा 1,00,000 के 1,00,000 रुपए चाहिए भाई। इसका क्या मतलब है, आपने प्रोडक्शन नहीं किया। अगर आपने 10,000 प्रोडक्शन किया, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, तब भी वो आपसे 1,00,000 लेगा। आप 5,00,000 करें, 5 करोड़ यूनिट्स बना ले, रेंट तो सेम रहने वाला है। बात समझ में आ गई? तो रेंट कॉस्ट कैसी हो गई, ऐसी कॉस्ट हो गई जो कि क्या है, फिक्स्ड है। यानी कि फिक्स कॉस्ट कौन सी हुई, ध्यान से सोचा आपने। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, ऐसी कॉस्ट जिस जिस जो कि सेम रहती है, जिसका जिसके ऊपर प्रोडक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज होने का कोई इंपैक्ट नहीं होता। बात समझ में आ गई? तो अगर प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होता है और फिर भी आपकी कॉस्ट सेम रहती है, ऐसी कॉस्ट को ही फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। याद रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पर रेंट। ठीक, लेकिन अब मैं इसी एग्जाम्पल में लेबर को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। लेबर को क्या चाहिए भाई, वेजेस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक लेबर 1,000 यूनिट्स बनाता है। ठीक है, या 10,000 यूनिट बनाता है। चलो फॉर एग्जांपल, मैं इजी करने के लिए आपके लिए, एक लेबर 10,000 यूनिट्स बनाता है, और वो जो लेबर है वो मान लेते हैं वो चार्ज कर रहा है आपके मान लेते हैं 2,00,000 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल, जो लेबर है काम कर रहा है वो 2,00,000 रुपीज चार्ज कर रहा है, 10,000 यूनिट्स बनाएगा पूरे, एक लेबर। तो अब मुझे बताइए, यहां पर पहले केस में जब प्रोडक्शन किया ही नहीं, तो क्या लेबर की जरूरत है? लेबर भी जीरो होगा। जब लेबर जीरो होगा तो लेबर की कॉस्ट भी जीरो होगी, लेबर को चार्ज ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर कितना प्रोडक्शन कर दिया हमने, 10,000, तो यहां पर कितने लोगों की जरूरत होगी, एक लेबर की जरूरत होगी। और एक लेबर कितना चार्ज करेगा बताइए, 2,00,000 रुपए। ओ गॉड। और अगला देखिए, अब प्रोडक्शन कितना कर दिया, 5,00,000 यूनिट्स। 5,00,000 यूनिट्स बनाने के लिए आपको 50 लेबर चाहिए होंगे। से बात कर रहे हैं, उन्होंने आपके कॉल है, कृपया लाइन पर बने रहिए। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हो, माइक ऑन है, आप लोग प्लीज माइक ऑफ रखिए। यस, सो यहां पर हमें 50 लाख की रिक्वायरमेंट होगी 5,00,000 यूनिट्स बनाने के लिए। तो इसका मतलब 50 इंटू 2,00,000 का खर्चा हो जाएगा, यानी कि 1 करोड़ रुपीस का खर्चा होगा लेबर में। हैपनिंग देयर। किसका माइक ऑफ है, ऑन है? आप प्लीज इसको ऑफ कीजिए। ನೋಡು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ಕೊಂತದೆ. ಅವನಾಗ ಅವನು यस, सो इस केस में 1 करोड़ रुपीस का
खर्चा होगा। अब आप देखिए जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसी वैसी लेबर का खर्चा भी बढ़ रहा है। अगर आप देखें पहले 0 था, फिर 2 लाख हो गया, फिर 1 करोड़ रुपए खर्चा हो गया। तो बताइए लेबर का जो खर्चा है, लेबर का खर्चा कैसा हो गया? वेरिएबल खर्चा हो गया। तो वेरिएबल खर्चे कौन से होते हैं? वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो प्रोडक्शन के बढ़ने पर बढ़ जाती है और जो प्रोडक्शन के कम होने पर कम हो जाती है, ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो अल्टीमेटली अगर मैं आपको बताऊं जल्दी से, तो अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, अगर प्रोडक्शन कम होता है तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करें तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, अगर प्रोडक्शन कम होगा तो भी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। So this is the conclusion of our first part. Yes, now I'm taking the questions. मीटर चार्जेस आज फिक्स्ड। हाँ, मीटर चार्जेस बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी फिक्स्ड होती है, बिल्कुल सही है। और यस, कोविड-19 में फैक्ट्री क्लोज है बट रेंट पे करना पड़ेगा, इसीलिए फिक्स कॉस्ट है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इलेक्ट्रिसिटी भी पे करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के भी मिनिमम चार्जेस तो होते ही हैं, ठीक है ना? कंडीशन गिवन विद द इलेक्ट्रिसिटी बिल देन वेरिएबल अदरवाइज फिक्स्ड। हाँ, वो अनुराग मैंने वो वाला पॉइंट ले लिया आपका जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। यस, राइट, वेरी राइट। अब आप अंडरस्टैंड करने लग गए हैं। तैयब, तालिब आपने बिल्कुल ठीक बात लिखी है। मैंने अभी उस पॉइंट को क्लियर नहीं किया था। तालिब का कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी सेमी फिक्स्ड है। इलेक्ट्रिसिटी सेमी फिक्स्ड इसलिए होती है क्योंकि उसका एक मिनिमम चार्जेस तो होते ही हैं, चाहे आप उसे यूज करो या ना करो, मिनिमम बिल तो आपका आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप उस लिमिट से ज्यादा यूज करोगे तो आपका जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट 100 यूनिट्स फ्री हैं, एक्चुअली वो फ्री नहीं होती, उसका एक मिनिमम बिल होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका 200 रुपए का बिल आएगा ही आएगा, और 100 यूनिट्स आप चाहे कंज्यूम करो चाहे ना करो, 200 यूनिट 200 रुपए तो आएगा ही आएगा। सो अप टू 200 रुपीज दैट कॉस्ट इज फिक्स्ड, बट आफ्टर द 100th यूनिट फ्रॉम 101 यूनिट आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बढ़ने लगेगा, एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज अ सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। बिल्कुल सही बात बताई आपने तालिब, बिल्कुल ठीक पॉइंट है। वो मैं अभी नहीं ले रहा था बिकॉज मेरे को अभी और भी बहुत सारे पॉइंट्स लेने हैं, तो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट कंसीडरिंग ऑन दैट पॉइंट, राइट। सो हमारे पास ये दो चीजें क्लियर हो गई हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब मैं जल्दी से दूसरी चीजों को लेना शुरू करता हूं, ठीक है। अब जरा बात देखिए, जब हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कॉस्ट मिला देते हैं तो हमारे पास सारी कॉस्ट आ जाती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं टोटल कॉस्ट। तो अगर मैं कहूं सारी फिक्स कॉस्ट को टोटल कर लिया जाए और सारी कॉस्ट को टोटल कर लिया जाए तो हमारी सारी कॉस्ट निकल जाएगी, इसीलिए हम इसे कहते हैं टोटल कॉस्ट। अब याद है आपको, मैंने आपको एक चीज बताई थी, टोटल को अगर हम नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है? एवरेज। अब देखिए ये भी एक टोटल है, इसको भी मैंने क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, ये नंबर से डिवाइड कर दिया। ये भी एक टोटल है, इसको भी मैंने क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, और ये भी एक टोटल है, इसको भी मैंने क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। तो टोटल अपॉन क्वांटिटी इज एवरेज एंड कॉस्ट इज देयर कॉस्ट। ऐसी टोटल अपॉन क्वांटिटी इज देयर एवरेज एंड देयर इज व्हाट? फिक्स कॉस्ट, AFC। देयर इज total upon quantity, that is average, and there is what? Variable cost. So this is again a different formula. So अब हमारे पास दो फॉर्मुलेज हो गए हैं, TC is equal to TFC plus TVC. This is the very first formula. Formula number 2 जो मैंने आपको अभी भी बताया, AC is equal to AFC plus AVC. This is the second formula. And मैंने इसी के साथ आपको तीन और फॉर्मूले बता दिए। ये तो दो मेन फॉर्मूले हुए, इसके साथ मैंने ये भी बता दिया कि AC कैसे निकला था। AC निकला था TC डिवाइड बाय Q। AFC कैसे निकलेगा था? TFC डिवाइडेड बाय Q। और AVC कैसे निकला था? TVC डिवाइडेड बाय Q। सो आपके पास अब 5 फॉर्मूले हो गए हैं, ठीक है। 5 फॉर्मूले हो गए हैं। ये पहला, ये पूरा पहला फॉर्मूला, ये वाला, ठीक। फिर आपका ये वाला दूसरा फॉर्मूला, ठीक। फिर ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है। तो आपके पास इन टोटलिटी कॉस्ट के 5 फॉर्मूले हो गए हैं, ठीक है। इन्हीं को हम कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, इन्हीं को हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट्स,
है, AC, AFC और ABC। ठीक, अब एक आखिरी कॉस्ट दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, इसको भी हम जल्दी से समझ लेते हैं। और इसमें एक छोटी सी पॉइंट है जो मेरे को अभी आपको समझानी है, जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ओहो, ठीक है, मैंने निकाला TC, मैंने लिखा MC। ठीक है, बात बहुत ध्यान से सुनना तब आपको समझ में आएगी। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं एग्जाम्पल, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ओहो, MC, तो मैंने यहां पर लिया 100, यहां पर मैंने लिया 0। अब TFC है, फिक्स्ड है, तो ये 100 ही रहना चाहिए हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, 100। ये क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। पहले मैं प्रोडक्शन क्या ले लेता हूं, 0 ले लेता हूं। ठीक है, तो पहले जब प्रोडक्शन 0 था तो फिक्स कॉस्ट तो कुछ ना कुछ रहेगी, आप प्रोडक्शन करो ना करो, रेंट तो देना ही पड़ेगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि आपने प्रोडक्शन ही कुछ नहीं किया तो लेबर भी यूज नहीं किया होगा। लेबर यूज नहीं किया तो वेरिएबल कॉस्ट जो वेजेस होता है वो नहीं लगा, तो वेजेस 0 हो गया। अब आपने एक प्रोडक्शन किया, मान लेते हैं एक प्रोडक्शन करने के लिए एक लेबर चाहिए और एक लेबर के चार्जेस 1000 रुपीज है। ठीक है, तो यहां पर एक लेबर चाहिए होगा एक प्रोडक्शन करने के लिए, तो यहां पर 1000 रुपीज खर्चा हो गया। यहाँ पर 2 लेबर चाहिए होंगे तो 2000 हो गया, यहाँ पर 3000, यहाँ पर 4000। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये कितना बन जाएगा, 100, 1100, 1200, 1300। ठीक है, तो ये बन गया आपका TC। नाउ एक बात आप बहुत कान खोल के सुन लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, यहाँ पर बहुत बड़ी गलतियां होती हैं, इसलिए मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। ठीक है, अब हमें MC चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट चाहिए, जरा इसको ध्यान से समझ लेते हैं ये क्या है। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि मार्जिनल हमेशा टोटल में से ही निकलता है, हमेशा टोटल में से ही निकलता है। ठीक है, तो अगर यहां से हम निकालना शुरू किए, बच्चे क्या कोई क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज, दोबारा बोलिए। ऐड करने पे 2100 ऐड करने पे क्या, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ 2100 होगा, ओके ओके, सही सही, ये 2100 होगा, ये 3100 होगा, ये 4100 होगा, ओके सही है। अब MC पर चलते हैं हम, MC पर, मार्जिनल कॉस्ट पर। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा, मार्जिनल कॉस्ट निकलेगा माइनस करके टोटल को, लेकिन यहां हम एक गलती कर देंगे। ठीक है, गलती क्या कर देंगे, ध्यान से सुनना, गलती क्या कर देंगे, हम यहां पर 100 लिख देते हैं और यहीं पर गलत हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है पहली यूनिट 100 तो ये भी 100, फिर हम बोलेंगे यहाँ पर और 100, यहाँ पर क्या नाम है 1000, यहाँ पर फिर 1000, यहाँ पर फिर 1000, ऐसा हमें लगेगा, और अब इस तरीके से ये बातें लिख देंगे और गलत कर देंगे। तो सही क्या है, व्हाट इज राइट इन दैट, ध्यान से देखिए। हम MC जो है वो TC से ना निकालकर TVC से निकालेंगे, TC से नहीं निकालेंगे MC, हमेशा TVC से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे ये भी मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए, जितने भी पिछले केसेस थे हम उसे लेते थे 1 2 3 और हम बोलते थे उससे पहले का 0 हुआ करता है, लेकिन इस केस में हमने 0 यहीं ले लिया, 0 यहीं ले लिया, तो यहां पर कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल मतलब क्या होता है, गैप चेंज, याद है आपको, मैंने अभी आपको बताया था मार्जिन मतलब क्या होता है, चेंज होता है। तो बेटा चेंज तो 0 में कुछ हो ही नहीं सकता, जब कुछ हो नहीं सकता तो चेंज क्या हुआ 0 के केस में, 0। अब देखिए, अब आप TC से निकालें या TVC से निकालें एक ही बात है। अब बताइए यहां पर कितने का चेंज हुआ, 1000 का, यहां पर कितने का चेंज हुआ, देखिए 1100 से 2100, फिर 1000 का चेंज हुआ, फिर 21 से 31 देखिए फिर 1000 का चेंज हुआ, फिर 31 से 41 देखिए फिर 1000 का चेंज हुआ, है ना। चाहे तो आप इसे TC से देखिए चाहे TVC से देखिए, यहां पर भी देखिए 1000 का ही चेंज हो रहा है, क्योंकि मार्जिन का मतलब चेंज होता है और TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC होता है, और TC में TFC की वजह से चेंज नहीं आता बच्चे, TC में TVC की वजह से चेंज आता है, क्योंकि TFC तो फिक्स्ड है,
इसमें जो चेंज आ रहा है उसी की वजह से टोटल कॉस्ट में भी चेंज आ रहा है। तो जितना चेंज इसमें होगा उतना ही चेंज टीसी में भी होगा। तो इसीलिए दोनों के चेंज क्या है, बराबर है। बट फर्स्ट केस अगर जीरो प्रोडक्शन वाला है, ध्यान रखेंगे जीरो प्रोडक्शन वाला है, तो उस केस में आपको एमसी जीरो लेनी है। ध्यान रखेंगे क्यों, क्योंकि चेंज नहीं होगा, जीरो से पहले कुछ भी नहीं आता है, तो जीरो से पहले कुछ था ही नहीं, तो जीरो के केस में तो चेंजेस क्या होंगे, जीरो ही होंगे। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि एमसी को टीबीसी से निकालना, क्योंकि टीबीसी में देखिए पहले क्या है, जीरो, तो आप यहां पर बिल्कुल जीरो रख सकते हैं और फिर इसमें चेंजेस देख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी थी, मेरे को लगता है कई बच्चों को नहीं पता होता तो वहां पर वो गड़बड़ करते हैं, तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। ठीक है, ये हो गई एमसी। ठीक है, अब इनकी शेप्स और फिर इसके रिलेशनशिप देखिए, ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, इतना ही बचा है हमारा पार्ट। ठीक है, तो हमारा ये कॉस्ट पार्ट खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, बस मेरे को आपको इसकी शेप समझानी है, दिस विल टेक टाइम। वी डू हैव अनदर 15 मिनट्स अराउंड। ठीक है, सो अब हम शेप्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, शेप समझ में आ जाएगी बट आपको समझना पड़ेगा एक बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। हम कौन से शेप्स की बात कर रहे हैं, हम कॉस्ट के शेप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है कॉस्ट को समझने के लिए प्रोडक्शन समझना पड़ेगा, बिना प्रोडक्शन को अंडरस्टैंड किए कॉस्ट समझ में नहीं आएगा, प्रोडक्शन समझ में आया तो ही कॉस्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, कुछ बच्चों के लिए यहाँ पर कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा सा, तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए प्रोडक्शन और कॉस्ट में क्या रिलेशन है, ठीक, ध्यान से देखिए, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली कॉस्ट भी बढ़ेगा, ये हम सभी को पता है, इसमें कोई थॉट लेने की बात ही नहीं है, ये बच्चे को भी पता है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट भी बढ़ता है, प्रोडक्शन कम होता है तो कॉस्ट भी कम होता है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। तो ये बात हम कर रहे हैं प्रोडक्शन की। ठीक है, लेकिन अब मैं बात करूंगा रेट की, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ यहां ध्यान से सुनना शुरू करना। अब मैं कह रहा हूं कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है और इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ भी रहा है और कैसे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, स्पीड से बढ़ रहा है। तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो बताइए कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन जैसे प्रोडक्शन के बढ़ने का एक रेट है, वैसे ही कॉस्ट के बढ़ने का भी एक रेट होगा। अब वो रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यही आंसर है, यही सॉल्यूशन है। ये समझ में अगर आपको बात आ गई तो आप समझ लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे बात, मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं शेड्यूल के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, ताकि आपको समझ में आए। मैं लिख रहा हूं प्रोडक्शन, मान लेते हैं इसको मैं हटा रहा हूं और मैं दोबारा से देखा। ठीक है, मान लेते हैं कि एक लेबर 10 यूनिट्स बनाता है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और मैं बात कर रहा हूं टीपी बढ़ रहा है और रेट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो बताइए मैं टीपी कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा टीपी 10, 25, 50। याद आ रहा है आपको, अभी मैंने बताया था कि ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल वाला केस है या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर वाला केस है, कुछ भी ले लीजिए, इंक्रीजिंग रेट वाला केस है ये। अब ध्यान से सोचिए, एक लेबर कितने यूनिट्स जनरली बनाता है, 10 यूनिट्स। यहां पर एक लेबर लगाया और उसने कितने यूनिट्स बनाए, 10 यूनिट्स, बहुत बढ़िया। अब एक लेबर मान लेते हैं 100 रुपए लेता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक, तो एक लेबर ने 10 यूनिट्स बनाए और एक लेबर, क्योंकि एक ही लेबर लगा तो हमारे 100 रुपए का वेजेस लग गया। ठीक है, अब बात करते हैं दो लेबर की। दो लेबर को कितना काम करना चाहिए था, ध्यान से सोचिए, उसको करना चाहिए था, एक लेबर 10 बनाता है तो दो लेबर ने 20 यूनिट्स बनाने चाहिए थे, लेकिन क्या उसने 20 बनाए, नहीं, उसने तो ज्यादा बना दिए, दो लेबर ने मिलके 25 यूनिट्स बना दिए। इसका मतलब रेट फास्ट हो गया, प्रोडक्शन फास्ट स्पीड से हो रहा है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर 25 यूनिट्स बनाने होते तो इन जनरल बेसिस पर 2.5 लेबर्स लगता, लेकिन वही काम कितने लेबर्स में हो गया, 2 लेबर्स में। तो 2 लेबर के लिए हमने कितना रुपए दिया, 200 रुपए।
जबकि 2.5 लेबर के हिसाब से हमें 250 रुपए लगने चाहिए थे। आपको बात समझ में आ रही है? तो हमारा खर्चा जो 100 रुपए से बढ़ा, 100 से 200 पहुंचा, वो एक्चुअली 100 से 250 पहुंचना चाहिए था, होना चाहिए था ये, और हो गया ये। कॉस्ट हमारी बढ़नी चाहिए थी 150 रुपए से, क्योंकि 2.5 लेबर लगेंगे, लेकिन कॉस्ट हमारी बढ़ गई 100 रुपए से। ठीक है, तो बताइए कॉस्ट कम रेट से बढ़ी या ज्यादा रेट से बढ़ी? सोच के बताइए फटाफट। और बच्चे बताइए कॉस्ट कैसे बढ़ी, कम बढ़ी या ज्यादा बढ़ी? बिल्कुल ठीक, कम रेट से बढ़ी, कॉस्ट बढ़ी कम रेट से। तो आपको एक बात समझ में आई कि अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है और उसका रेट भी ज्यादा है, स्पीड से बढ़ रहा है, तो कॉस्ट तो बढ़ेगी लेकिन उसका रेट कम होगा, क्योंकि हमें फायदा होगा। कम लेबर ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें कम लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस वजह से हमारी कॉस्ट तो बढ़ेगी डेफिनेटली, बट उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए थी। उसका रेट क्या हो जाएगा? कम। जैसे वही एग्जांपल में अगर दोबारा लूं तो यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 25 था, यहाँ पे 50 था, यहाँ पर आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 3 लेबर ने 50 यूनिट्स बना दी। ठीक है, अगर मैं 50 यूनिट्स की बात करूं तो 50 यूनिट्स बनाने के लिए 5 लेबर की रिक्वायरमेंट होती, बट वही काम 3 लेबर ने कर दिया, तो 3 लेबर के हिसाब से 300 रुपए लगे, 5 लेबर के हिसाब से 500 लगने चाहिए थे, बट लगे कितने? 300। तो 200 रुपए से हमारी कॉस्ट क्या आ गई? कम आ गई। तो रेट क्या हो गया? कम हो गया। तो इसीलिए आप याद रखेंगे एक बात, अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट बढ़ती है, ये बात फैक्ट है, लेकिन अगर प्रोडक्शन का रेट बढ़ रहा है तो रेट हमेशा इनका ऑपोजिट रहेगा। कॉस्ट का रेट कम बढ़ेगा अगर प्रोडक्शन का रेट ज्यादा होगा, ऑपोजिटली अगर प्रोडक्शन का रेट कम होगा, स्लो स्पीड में होगा, तो ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, तो कॉस्ट क्या बढ़ेगी? तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक, ये बात सबको समझ में आ गई, हाँ या ना? ओके ग्रेट, आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, अब बहुत आसान हो गया है। आपको याद है प्रोडक्शन कैसे बढ़ता था? प्रोडक्शन पहले बढ़ता था इंक्रीजिंग से, है ना, फिर बढ़ता था डिमिनिशिंग से, फिर फॉल होता था। ये हम बात करते थे शॉर्ट रन की या शॉर्ट टाइम पीरियड की। अगर हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो पहले इंक्रीजिंग रेट, फिर कैसा होता है? कांस्टेंट रेट, फिर कैसा होता है? डिमिनिशिंग रेट, है ना? ऐसा ही होता था लॉन्ग रन में, और शॉर्ट रन में होता है इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और फॉल, ऐसा ही होता था। तो बस उसी कंसेप्ट को पकड़ लेना है और शेप समझ में आ गई। देखिए क्या होता है, अब मैं बात करता हूं कौन सी शेप्स की? जैसे मैं बात करूंगा अभी टीएफसी की, टीवीसी की, फिर बात करूंगा टीसी की। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले लेबर की बात कर रहा हूं, क्योंकि लेबर की कॉस्ट ही क्या होती है? चेंज होती है, तो हमें चेंज ही तो देखने हैं, कॉस्ट बढ़ रही है कम हो रही है, उसी को तो देख पाएंगे आप। तो सबसे पहले अगर लेबर, सबसे पहले मुझे बताइए क्या लेबर की कॉस्ट क्या जीरो हो सकती है? इज इट पॉसिबल? हाँ या ना? लेबर की कॉस्ट जीरो हो सकती है, यस और नो? यस, बिल्कुल लेबर की कॉस्ट जीरो हो सकती है, लेबर की कॉस्ट जीरो होना बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, इसी वजह से ये ओरिजिन से शुरू होगा इसकी काम। ठीक है, अब मैंने आपको बताया हम क्या नाम है, बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। तो बताइए पहला प्रोडक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। दूसरा प्रोडक्शन कैसा होगा? डिमिनिशिंग। बस इसी से समझिए, पहला इंक्रीजिंग होगा, दूसरा डिमिनिशिंग रिटर्न्स होगा। प्रोडक्शन बढ़ रहा है दोनों के केस में। इसको मैं और अच्छे से अगर आपको समझाऊं तो मैं आपको ऊपर नीचे प्रोडक्शन और कॉस्ट का दोनों का डायग्राम बनाकर दिखाता हूं, तो आप ज्यादा बेटर समझ में। ठीक है, ऊपर वाला डायग्राम मैं बना रहा हूं प्रोडक्शन का, ठीक है, इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट, ये प्रोडक्शन का है, और नीचे वाला मैं बनाऊंगा कॉस्ट का। और कौन सी कॉस्ट का? वेरिएबल कॉस्ट का, ऑब्वियसली, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में ही चेंज होता है, फिक्स कॉस्ट तो हम बना ही नहीं सकते, उसमें चेंज होता ही नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? लेबर की, और लेबर की कॉस्ट अभी हमने बात कर ली कि जीरो हो सकती है, इसका मतलब यहीं से शुरू होगा। अब मुझे बताइए
इधर प्रोडक्शन का रेट कैसा है, इंक्रीजिंग, ये IRF है, ठीक है। तो बताइए कॉस्ट तो बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, लेकिन कॉस्ट बढ़ेगी डिमिनिशिंग रिटर्न से, ठीक है। अब ये कैसा हो गया, डिमिनिशिंग हो गया, तो वापस कॉस्ट कैसे बढ़ेगी, इंक्रीजिंग रिटर्न से। समझ में आ गया। तो बताइए जब ये इसको देखें आप, तो जब प्रोडक्शन इंक्रीजिंग होता है, रेट से बढ़ता है, तो कॉस्ट भी बढ़ती है पर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है। ऊपर जा रही है तो बढ़ रही है, लेकिन रेट कैसा है, रेट में ध्यान दीजिए, रेट है डिमिनिशिंग। ऐसे ही जब प्रोडक्शन बढ़ता है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, तो कॉस्ट भी बढ़ती है पर उल्टे रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। तो इस तरीके से ये टीवीसी कर्व बन जाती है, ठीक है। अब टीवीसी कर्व आपको समझ में आ गई कि टीवीसी कर्व की शेप इस तरीके से होती है, और ये क्यों होती है ये अब आपको मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं टीएफसी कर्व, और आपको पता है टीएफसी कर्व क्या होती है, टीएफसी तो फिक्स रहता है। मान लेते हैं टीएफसी यहां लिखा हमने, तो मान लेते हैं 100 है, तो वो 100 ही रहेगा, चाहे 1 यूनिट बनाए, चाहे 2 यूनिट बनाए, चाहे 3 या 4, ठीक है। तो दिस विल रिमेन सेम, तो टीएफसी विल बी हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब जरा जल्दी से टीसी पर आ जाते हैं, ठीक है, टीसी पर आ जाते हैं। टीसी कैसे निकलता है, टीवीसी प्लस टीएफसी। अब ध्यान से सोचिए, ये जीरो हो सकता है, अभी आपने बताया, बट ये जीरो नहीं हो सकता। तो बताइए क्या टीसी कभी भी जीरो हो सकता है, टीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। टीसी के लिए बोल रहा हूं मैं, टीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि टीसी के अंदर टीएफसी इंक्लूड होती है, और टीएफसी जब जीरो नहीं हो सकती तो टीसी कैसे जीरो हो सकता है। तो अब एक बात जरा और ध्यान से समझ लेते हैं जल्दी से। इसको मैंने 100 लिखा, इसको भी 100 लिखा, इसको मैंने 200 लिख दिया, इसको मैं 100 ही रखूंगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट है, इसको मैं बढ़ाता चलूंगा, ठीक है। या मैं इसको और थोड़ा सा अलग कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ में आए, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज निकालते हैं, तो ये कितना हो गया 200, ये कितना हो गया 350, ये कितना हो गया 490, ठीक है। तो बताइए टीसी में कितना चेंज हुआ 100, अब कितना चेंज हुआ 150, अब कितना चेंज हुआ, ध्यान से देखिए, बताइए कितना चेंज हुआ, ये हुआ आपका 140, ठीक है ना। अब मुझे इधर बताइए जरा ध्यान से, इसमें कितना चेंज हुआ 100, इसमें कितना चेंज हुआ 150, इसमें कितना चेंज हुआ 140। क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो टीवीसी का चेंज है वो टीसी के चेंज के बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब जिस स्पीड से टीवीसी चेंज हो रहा है, उसी स्पीड से टीसी भी चेंज हो रहा है। तो दोनों की रेट क्या है, दोनों की रेट क्या है, सेम है। इसी का मतलब है कि दोनों के चेंजेस क्या हैं, दोनों के चेंजेस सेम है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इसका मतलब दोनों के चेंजेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यानी कि जैसा जैसा टी ओहो जैसा टीवीसी का शेप रहेगा इस तरीके का, ये टीवीसी लिखा मैंने, ऐसा ही टीसी भी रहेगा। लेकिन लेकिन टीसी जीरो से शुरू नहीं हो सकता, ये मैंने आपको बताया अभी। तो टीसी उस जगह से शुरू होगा जहां पर टीएफसी होगा, क्योंकि दोनों शुरुआत में बराबर होते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, तो टीवीसी अगर जीरो है और ये 100 है तो ये भी 100 होगा। तो शुरुआत में टीएफसी और टीवीसी दोनों इक्वलेंट होंगे। तो जहां पर टीएफसी शुरू होगा, जहां से टीएफसी शुरू होगा, ये टीएफसी है, इसको यहां से हटा देता हूं मैं, इसको मैं वैल्यू लिख लेता हूं 100, और टीवीसी आपने ये बना दिया, ये टीवीसी है। तो टीसी भी बनेगा तो इसी शेप का, लेकिन जीरो से नहीं बनेगा। कहां से बनेगा, वो इधर से बनेगा, क्योंकि दोनों का चेंज क्या है, सेम है। बट टीसी क्योंकि जीरो नहीं हो सकता, टीसी और टीएफसी दोनों जीरो यूनिट पर बराबर होते हैं, तो इसीलिए जीरो यूनिट पर टीसी और टीएफसी दोनों बराबर हैं। इसीलिए टीसी ऊपर से शुरू किया गया, नीचे से शुरू नहीं किया गया। इस तरीके से आपको इन कर्व्स को अंडरस्टैंड करना है। और फाइनली मैं आपको अब एसी, एबीसी और क्या नाम है आपका एएफसी, ये तीनों का फटाफट से समझा देता हूं। एसी किससे निकलता है, टीसी से। एबीसी किससे निकलता है, टीवीसी से। और एएफसी किससे निकलता है, टीएफसी से। तो बस आपको ये दोनों कर्व्स को समझने के लिए पहले टीसी बनाना है,
ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो AC बनाने के लिए पहले मुझे TC बनाना पड़ेगा और उसी के नीचे मेरे को AC, ठीक है, ताकि आपको कंपैरेटिवली समझ में आ जाए। ऐसे TVC, तो TVC से निकलता है AVC। ओहो, ऐसे यहां पे बनाऊंगा TFC, तो यहां में बनाऊंगा AFC, ठीक है। तो अब TC बनाते हैं। TC आपको बताया मैंने 0 नहीं हो सकता, बट शेप ऐसी ही रहती है। TVC तो 0 होता ही है, इसकी भी शेप ऐसे रहती है। TFC 0 कभी नहीं हो सकता, इसकी शेप ऐसे रहती है, ठीक है। अब इसका देखिए ध्यान से, याद है आपको एवरेज, मैंने आपको बोला था एवरेज इज अ रेट। जैसे मार्जिनल भी क्या होता है, रेट होता है, ऐसे एवरेज भी क्या होता है, रेट होता है। तो बस अब इसका रेट देख लेना है। इसका रेट कैसा है बताइए यहाँ पे, फिर यहाँ रेट है आपका कांस्टेंट कह लीजिए, या यहाँ के रेट कैसा है, इंक्रीजिंग। तो बस ये 3 रेट पे हमने, इन 3 पॉइंट्स पे हमने AC बना लेना है, बड़े आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर देखिए रेट क्या